हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 और जिसका नाम है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, किस प्रकार से हमारे कंट्री और सोसाइटी में मैन और वुमेन में काफी डिफरेंस देखने को मिलता है और सोसाइटी में जो उनके प्रति नजरिया है वो भी काफी अलग है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से इस नजरिए में बदलाव लाया जा रहा है और किस प्रकार से महिलाएं अपने जो अधिकार हैं उनको धीरे धीरे प्राप्त करती जा रही हैं। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन, इसका मतलब है महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम है और साथ ही साथ में उनके लिए एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ही कड़क है या कठोर है। रोजी मैम की क्लास में बच्चे वुमेन को नर्सेस के रूप में ड्रॉ करते हैं और मेन को आर्मी ऑफिसर्स के रूप में ड्रॉ करते हैं। तो रोजी मैम जो है वो इस बात का जवाब उनको बताती है कि हमारे सोसाइटी में अधिकतम लोग ऐसा सोचते हैं कि वुमेन्स जो है वो केवल कुछ ही कामों में एक्सपर्ट है, जबकि मैन है वो अन्य कामों में एक्सपर्ट है। इसीलिए बच्चे जो हैं वो नर्सेज के लिए वुमेन के पिक्चर ड्रॉ करते हैं और आर्मी ऑफिसर के लिए मैन का पिक्चर ड्रॉ करते हैं। इसी प्रकार से ये भी समझा जाता है कि महिलाओं की जिम्मेदारी केवल परिवार को संभालना है और टेक्निकल या अन्य कामों के लिए केवल पुरुष को ही जिम्मेदार समझा जाता है। ये एक तरह का स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप का मतलब किसी विशेष जेंडर को एक विशेष काम के लिए सौंप देना या उसको उसके प्रति जिम्मेदार समझना। आज भी हम लोग कई जगह पे देखते हैं कि महिलाओं को डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने की आजादी नहीं है और जैसे ही लड़कियां अपनी स्कूल को फिनिश करती है तो परिवार वालों का उन पे थोड़ा दबाव आ जाता है कि अब उनके जीवन में एक ही लक्ष्य है कि वो शादी कर लें और अगले परिवार में चले जाएं। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, देखिए यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इस सोच को बदला है। एक एग्जाम्पल है 27 ईयर ओल्ड लक्ष्मी लकड़ा का, जो कि एक ट्राइबल फैमिली जो कि झारखंड से है, वहां से है। और वो जो है नॉर्दर्न रेलवेज में पहली महिला इंजन ड्राइवर है। लक्ष्मी के पेरेंट्स जो है वो अधिक पढ़े हुए नहीं थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मुश्किलों के साथ में उन्होंने ये निश्चिंत किया उनकी बच्ची को एजुकेशन मिले और लक्ष्मी ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की। और लक्ष्मी जो है अपने घर के काम भी किया करती थी, उसी के साथ साथ में वो बहुत मेहनत किया करती थी। उन्होंने एक डिप्लोमा जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में है वो लिया। उसके बाद में रेलवे बोर्ड का उन्होंने एग्जाम दिया और पहली बार में इसे पास किया। लक्ष्मी कहती है कि मुझे चैलेंजेस स्वीकार करना पसंद है और जब कोई मुझे ये कहता है कि ये काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं तो वो काम तो मैं अवश्य ही करती हूँ। और ऐसा उनके जीवन में बहुत बार हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स लेना और मोटरसाइकिल चलाना और उसी के साथ साथ में इंजन ड्राइवर बनना। उनकी फिलॉसफी बहुत ही सिंपल है कि जब तक मुझे किसी काम में आनंद आता है तब तक मैं उस काम को करती रहूंगी और मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगी जब तक कि ये काम गलत ना हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से एक महिला ने स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया। हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि सोसाइटी में जितने भी बच्चे होते हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉयज हो, उन्हें एक प्रकार के प्रेशर का सामना करना पड़ता है और कई बार उनके बड़े जो लोग होते हैं वो उन पे प्रेशर डालते हैं और कई बार उनके दोस्त हैं वो भी उन्हें परेशान करते हैं। बॉयज को प्रेशराइज किया जाता है कि तुम्हें मेहनत करना है और मेहनत करने के बाद में एक ऐसी जॉब प्राप्त करनी है जिसमें तुम्हें अच्छी सैलरी मिल सके। और उन्हें बुली किया जाता है, टीच किया जाता है, परेशान किया जाता है अगर वो दूसरे लड़कों की तरह बिहेव नहीं करते हैं। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, ये बताया गया था बॉयज जो है वो रोते नहीं है, वो बहुत स्ट्रोंग होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जेवियर जो है अपने 10th के रिजल्ट के साथ में खुश है, हालांकि उसके मार्क्स जो है साइंस और मैथ्स में अच्छे नहीं हैं और हिस्ट्री और लैंग्वेज में उसने अच्छा किया है। जब उसके पेरेंट्स ने उसका रिपोर्ट कार्ड देखा
तो उससे कहा कि अरे ये क्या हुआ, तुमने मैथ्स में तो केवल 65% स्कोर किया है और फिजिक्स में भी आपके मार्क्स कम है। तो जेवियर ने कहा मम्मा कोई बात नहीं, मैं मैथ्स और साइंस नहीं पढ़ना चाहता, मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ। तब पेरेंट्स कहते हैं क्या तुम हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, जॉब के बारे में सोचो, हिस्ट्री तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी। तब जेवियर कहता है मुझे मैथ्स और साइंस पसंद नहीं है। तब उसकी मदर कहती है कि बेटा समझदार बनो, आप मैथ्स लो और उसके साथ साथ में कंप्यूटर भी पढ़ो ताकि आपको मार्केट में एक अच्छी जॉब मिल सके। तो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा किस प्रकार से पेरेंट्स जो है एक बच्चे पे अलग ही प्रकार का प्रेशर बना रहे हैं कि वो एक विशेष फील्ड को चुन ले जिसे वो चाहता भी नहीं है। लर्निंग फॉर चेंज, स्कूल में जाना हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसे ही बच्चे स्कूल में एंटर करते हैं तो उन्हें धीरे धीरे एजुकेशन मिलने लगती है और एजुकेशन मिलने के बाद में वो अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक कर सकते हैं, वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो वहां पे रीडिंग और राइटिंग जो थी वो बहुत लिमिटेड थी। अधिकतम बच्चे जो हैं वो अपने परिवार का जो भी काम होता था उसे सीखा करते थे और लड़कियों के लिए तो स्थिति और भी खराब थी। लड़कियां जो थी उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उन्हें पोट्री, वीविंग, क्राफ्ट आदि काम सिखाए जाते थे। इन कामों में भी उन्हें सहायक के रूप में काम में लिया जाता था। 19th सेंचुरी में बहुत सारे बदलाव आए और एजुकेशन के आने के बाद में लोगों में बदलाव आना शुरू हुआ। स्कूल काफी कॉमन हो गए और ऐसी कम्युनिटीज जिन्होंने पहले कभी भी लिखना पढ़ना नहीं किया था वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। लेकिन तब भी लड़कियों को पढ़ाने का काफी विरोध देखने को मिला। लेकिन फिर भी बहुत सारी लड़कियों और महिलाओं ने बहुत अधिक प्रयास किया शिक्षा पाने का और बहुत सारे लोगों ने लड़कियों के लिए भी स्कूल खोले। इसी प्रकार के हम एक एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे जो कि है रसा सुंदरी देवी का, जो कि वेस्ट बंगाल में पैदा हुई थी लगभग 200 साल पहले। 60 इयर्स की एज पे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी बांग्ला भाषा में लिखी थी और उनकी बुक का टाइटल है अमर जीबान। और ये पहली नॉन ऑटोबायोग्राफी है जो किसी इंडियन वुमेन के द्वारा लिखी गई थी। रसा सुंदरी देवी जो थी वो एक हाउसवाइफ थी और वो एक रिच लैंडलॉर्ड फैमिली से थी। उस समय जब लोग ये समझते थे कि महिलाओं के लिए लिखना पढ़ना उचित नहीं है, इसके कारण से उनके पति को बैड लक की प्राप्ति होगी, इन सब बातों के बावजूद उन्होंने लिखना पढ़ना शुरू किया, ये भी अपनी शादी के बाद में। वो बहुत सुबह जल्दी अपना काम शुरू करती और देर रात तक अपने काम को करती रहती थी और बीच में उन्हें आराम करने का समय नहीं मिलता था। उस समय वो उनकी उम्र केवल 14 इयर्स थी और धीरे धीरे उनके मन में एक इच्छा जागृत होने लगी कि वो धार्मिक पुस्तकों को पढ़े। वो बहुत ही उन दिनों अनलकी थी कि उन दिनों में महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन बाद में उन्हें अपने विचारों पे पछतावा होने लगा कि मेरे साथ में क्या गड़बड़ है, मैं क्यों लिख पढ़ नहीं सकती। तब उनके मन में एक ड्रीम था कि मैं चैतन्य भागवत की जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसे अवश्य ही पढ़ूंगी। बाद में एक दिन जब वो किचन में बैठी थी तो उन्होंने सुना अपने हस्बैंड से अपने बड़े बेटे को कहते हुए, विपिन ये चैतन्य भागवत मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, जब मैं आपसे पूछूं तो ये किताब मुझे ला के देना। और उन्होंने वो बुक वहां रखी और वहां से चले गए। जब वो बुक अंदर ले जाई गई तो मैंने चुपके से इसका एक पेज फाड़ लिया और उसे छिपा लिया। और मेरा सबसे बड़ा बेटा जब अल्फाबेट सीख रहा था तब मैंने चुपके से देख लिया और वहीं से धीरे धीरे मेरे लिखने पढ़ने की यात्रा शुरू हुई और काफी समय बाद में, काफी प्रयास करने के बाद में मैंने लिखना पढ़ना सीख लिया। रोकेया शेखावत हुसैन और उनके ड्रीम्स जो कि लेडी लैंड के बारे में हैं। रोकेया शेखावत हुसैन जो है वो एक रिच फैमिली में पैदा हुई जिनकी बहुत सारी जमीन थी। हालांकि वो जानती थी उर्दू लिखना और पढ़ना, लेकिन उसे बांग्ला और इंग्लिश पढ़ने से रोका गया। उन दिनों में इंग्लिश एक ऐसी भाषा समझी जाती थी
जिसके कारण से लड़कियों को एक्सपोजर या नए नए आइडियाज मिल सकते हैं जो कि सही नहीं थे, लेकिन लड़के इंग्लिश सीख सकते थे। रोकैया जो है वो बांग्ला और इंग्लिश सीखना चाहती थी और उन्होंने अपने बड़े भाई बहन की सहायता से इसे सीखना शुरू किया और बाद में वो एक राइटर बन गई। उन्होंने एक बहुत ही शानदार स्टोरी लिखी जिसका नाम है सुल्तानाज ड्रीम, और इस समय उनकी उम्र केवल 25 ईयर्स की थी। इस स्टोरी में एक इमेजिनरी वुमेन है जिसका नाम सुल्ताना है। वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जिसका नाम लेडी लैंड है। लेडी लैंड एक ऐसी जगह है जहां पे महिलाओं को पूरी आज़ादी है काम करने की, लिखने की, पढ़ने की, और हर प्रकार की आज़ादी उन्हें वहां पे है। इस लेडी लैंड के अंदर महिलाओं ने अपने ब्रेन पावर के कारण से पुरुषों को पछाड़ दिया था या उन्हें पराजित कर दिया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाओं ने पढ़ने लिखने के साथ में अपने ड्रीम्स को पूरा किया। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, आज लड़के और लड़कियां बड़ी संख्या में स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। इंडिया में हर 10वें साल काउंटिंग होती है जिसमें पूरी पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। उसमें पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिखी जाती है कि कितने एज के बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं, और सारी इंफॉर्मेशन उसमें बताई जाती है। इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे हम लोग शिक्षित अशिक्षित लोगों का जो अनुपात है वो भी ले लेते हैं। 1961 में जो सेंसस आया था उसमें 40% जो बॉयज और मैन थे वो 7 ईयर ओल्ड थे, जो लगभग लिटरेट थे। और अगर लड़कियों की बात करें तो उस समय लड़कियां केवल 15% थी जो कि लिटरेट थी। 2001 की सेंसस की अगर बात करें तो ये फिगर जो है वो बॉयज के लिए 76% हो गया और गर्ल्स और वुमेन के लिए 54% हो गया। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं गर्ल्स और बॉयज में अभी भी कितना बड़ा डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन ये जो ग्रोथ हुई है ये काफी सारी स्कूल्स के ओपन होने के कारण से हुई है। अब ये जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपके सामने एक टेबल दिखाई दी गई है। उस टेबल में ये बताया गया है किस प्रकार से गर्ल्स और बॉयज जो हैं वो अलग अलग सोशल ग्रुप से स्कूल को छोड़ते हैं। इसमें एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट और एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब है। इस टेबल के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि एससी और एसटी के जो बच्चे हैं वो स्कूल ज्यादा छोड़ रहे हैं। आपने यहाँ एक बात और नोटिस की होगी कि एससी और एसटी की जो गर्ल्स हैं उनकी स्कूल छोड़ने की जो रेट है वो हाइयर है। और इसी के साथ साथ में इस सेंसस में एक चीज और पाई गई है, मुस्लिम गर्ल्स जो हैं वो भी इन्हीं की तरह स्कूल को काफी जल्दी छोड़ देती हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण से दलित, आदिवासी और मुस्लिम कम्युनिटी जो हैं वो इतनी जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं। हमारे देश में कई रूरल और पुअर एरियाज हैं जहाँ पे अभी प्रॉपर स्कूल्स नहीं है, प्रॉपर टीचर्स नहीं है। इस कारण से ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। हो सकता है स्कूल उनके घर से नज़दीक नहीं हो और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं हो, इसलिए परिवार के लोग लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। बहुत सारे लोग गरीब हैं इसलिए वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं और ऐसे मामलों में लड़कों को प्राथमिकता मिलती है, उन्हें पढ़ने का मौका मिल जाता है। और कई जगह टीचर्स हैं वो भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। वुमेन्स मूवमेंट, अब महिलाएं और लड़कियां जो हैं पढ़ने लगी हैं और वो इसके लिए बहुत सारे मूवमेंट्स करती हैं और इन्हीं सब मूवमेंट्स के कारण से महिलाओं की स्थिति जो है एजुकेशन के मामले में सुधरती जा रही है। ये एक साथ में ही नहीं हुआ है। महिलाएं अकेली या सबके साथ में मिलजुल के संघर्ष करती रही हैं इस काम में बदलाव लाने के लिए। इस स्ट्रगल को वुमेन्स मूवमेंट कहा जाता है। हमारे देश के कोने कोने में अलग अलग महिलाओं के समूह हैं जो महिलाओं की इस प्रकार की आजादी के लिए आंदोलन करते हैं और अन्य महिलाओं में भी वो जागरूकता लाते हैं कि आपको पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है और अगर आपके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव है तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि वो क्या कर सकती है। कैंपेनिंग,
कैंपेन चलाए जाते हैं कि उनके प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो या उनके प्रति किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हो। और कैंपेन के कारण से ही कई नए कानून भी बन गए हैं। 2006 में एक ऐसा कानून पास हुआ जिसमें महिलाओं के साथ में अगर उनके घर पे किसी प्रकार की फिजिकल और मेंटल वायलेंस होती है तो वो कानून की शरण में जा सकती है और इसका विरोध कर सकती है। इसी प्रकार के महिलाओं के आंदोलन के कारण से सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कुछ गाइडलाइंस जारी की है जिसके कारण से वर्क प्लेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरासमेंट भी नहीं किया जा सकता है। 1980s की अगर हम लोग बात करें तो महिलाओं के जो ग्रुप है वो डोवरी डेथ के खिलाफ खड़े हो गए थे। इसके कारण से युवा महिलाओं की मृत्यु देखने को मिली थी। महिलाओं ने इसका बहुत अधिक विरोध किया और इसी के कारण से इसके खिलाफ कानून बनाए गए। रेजिंग अवेयरनेस, महिलाओं का ये जो मूवमेंट है उसका एक मुख्य भाग ये है कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए प्रत्येक महिलाओं को जागरूक करती है ताकि वो किसी भी प्रकार की पीड़ा और तकलीफ से बच सके। प्रोटेस्टिंग, महिलाएं जो है वो अपने खिलाफ होने वाले अन्याय के विरुद्ध आंदोलन करती है और इसी के कारण से उनके समर्थन में कुछ कानून बनाए जाते हैं ताकि उनके प्रति किसी प्रकार का भेदभाव देखने को ना मिले। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्लास के इस सब्जेक्ट के और वीडियोस देखने के लिए या अन्य सब्जेक्ट के वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।